पर भाग फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रक्षेत्र आय व्यय आंशिक आय व्यय, ऑप्शन सी है प्रक्षेत्र योजना, ऑप्शन डी है पूर्व अभियुक्ति। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रक्षेत्र आय व्ययक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा प्रक्षेत्र आय व्यय, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करना प्रक्षेत्र आय व्यय कहलाता है, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान के बंका कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 10% BHC चूर्ण के कितने किलोग्राम कीटनाशी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 15 किलोग्राम। तो आप लोग सेकेंड का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 किलोग्राम, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है आकारिकी, ऑप्शन बी है शारीरिकी, ऑप्शन सी है वर्गीकी, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्गीकी। कीटों के वर्गीकरण एवं नामकरण वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगहों पर आक्रमण करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू का कंद मौत, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। पोटैटो ट्यूबर मौत, आलू का कंद मौत, कीट आलू की खड़ी फसल को क्षति पहुँचाता है और साथ ही यह भंडारण तक पहुँचता है और इसके पतंगे आलू की आंखों में अंडे देते हैं और 15 से 20 दिन में सुंडियाँ निकलती हैं। ये सुंडियाँ कंदों में घुसकर उसे खोखला कर देती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा काइलोपार्टिलस। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम काइलोपार्टिलस है और धान के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इन्फरेंस है। सिसेमिया इन्फरेंस ऑप्शन ए में जो दिया गया है राइट कौन ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीय जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर 6 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोटावेटर। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्रारंभिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम रोटावेटर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है ऊंची नीची भूमि के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऊंची नीची भूमि के लिए, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो रीपर का प्रयोग आपको बताना है किस कार्य के लिए किया जाता है। बीज बुआई में, फसल कटाई में, फसल गहाई में, फसल कटाई में एवं गहाई में। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे बीज जो निम्न आर्द्रता पर सुखाए जाते हैं बिना जमाव क्षमता खोए निम्न तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारंपरिक बीज ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम इनमें से कौन सा है। तो बीज शोधन में आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों।
बीज शोधन प्राय बीज जनित व मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए करना है आवश्यक होता है, जबकि जीवाणु कल्चर से वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को जड़ों व खेतों में पहुंचाया जाता है। और बीज शोधन सबसे पहले कवकनाशी फिर कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लाभदायक जीवाणु पर प्रभाव ना पड़े। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन क्षमता के लिए। टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज की जीवन क्षमता के लिए किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट विधि बीज की जीवन क्षमता और ग्रोडेक्स परीक्षण बीज अंकुरण के लिए। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज का छिलका छिलने में कौन उपयुक्त है? गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान, इनमें सब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गर्म पानी, अम्ल और गर्म तापमान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बुमिन रहित बीज कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में है, हापुड़ में है, लखनऊ में है। तो आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हापुड़ में स्थित है। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो कोलकाता में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी नागपुर में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ उत्तर प्रदेश में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, अंतर फसल कहते हैं, आवरण फसल कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों को आंसर देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम इनमें से क्या है? चीनी है, ब्राइन है, ए तथा बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, चीनी और ब्राइन, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सब्जी के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न उत्पादों को उनके फलों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर कोड में चुनिए। एक तरफ उत्पादन दिया गया है, दूसरी तरफ फल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको मिलान करना है मार्मलेट। तो मार्मलेट का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों खट्टे रसदार फल से, और पपेन का जो मिलान हो जाएगा पपीता से, और चिप्स का जो मिलान होगा दोस्तों केला से, और जेली का मिलान हो जाएगा अमरूद से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है, शोषण दर में कमी करता है, वाष्पोत्सर्जन में कमी करता है, शोषण एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शोषण एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है? भंडारित अनाजों में
आर्द्रता की स्थिति, स्टोरेज में ऑक्सीजन की उपलब्धता, भंडारित अन्न दानों अथवा पदार्थों के अंदर ताप में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल इनमें से कौन सी है? गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की जो फसल है वो चावल है दोस्तों। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल चावल है। और विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल गेहूं है। और 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसल धान, गेहूं, मक्का है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितने % होती है? 70% होती है, 50% होती है, 40% होती है, 30% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा 70% होती है। और मूंगफली के दानों में 45% तेल और 26% प्रोटीन पाया जाता है। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन 2 देश चीन और भारत हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, गेहूं प्लस सरसों की सहफसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात यहाँ पर आपको बताना है, कितना अनुपात रखना चाहिए? 1:1, 3:1, 5:1, 9:1। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 9:1। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति अनुपात में उगाना सहफसली पद्धति कहलाता है। और गेहूं और सरसों के लिए संस्तुति कतार का अनुपात जो रखते हैं वो 9:1 रखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गेहूं की 9 कतारों के बाद 1 कतार सरसों की बोनी चाहिए। गेहूं एक उथली जड़ वाली फसल है और सरसों एक गहरी जड़ वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? वनवर्धन कहते हैं, कृषि वानिकी कहते हैं, वृक्ष संवर्धन कहते हैं, ले खेती कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ले खेती कहते हैं या ले फार्मिंग कहते हैं। और बात करें वनवर्धन की, तो वनवर्धन वन फसलों की खेती की जाती है। अब कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष प्लस फसलों की खेती की जाती है। और वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनानास फल का खाया जाने वाला हिस्सा इनमें से कौन सा है? बीजकोश, मध्य फल भित्ति, मांसल थैलमस और मांसल एरिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजकोश। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। और यहाँ पर अनानास का खाया जाने वाला जो भाग है पेरिकार्प, बीजकोश। और आम का खाए जाने वाले भाग की बात करें तो मध्य फल भित्ति है। और सेब का खाया जाने वाला जो भाग है मांसल थैलमस है। और लीची का खाया जाने वाला भाग मांसल एरिल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और अनार की बात करें तो रसदार टेस्टा खाया जाने वाला भाग है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें सांस के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश उन्हें आकर्षित करता है, प्रकाश उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर से अधिक बढ़ती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं छाया वाले भाग की ओर अधिक बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो वायवीय श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस क्रिया में वायुमंडल से स्वतंत्र ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर, वाष्पोत्सर्जन है इनमें से क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण है, भूजल की कमी है, पौधों से वाष्पीकरण, पौधों की सतह से जल की हानि है। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन पौधों की सतह से जल की हानि है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के वायवीय जीवित भाग से जल का वाष्प के रूप में हास्य वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों के द्वारा अवशोषित किए गए जल का 99% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा हास हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए एक आवश्यक क्रिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, संकर धान का बीज किस विधि से पैदा किया जाता है? एकल लाइन विधि से, 2 लाइन विधि से, 3 लाइन विधि से, 4 लाइन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लाइन विधि से। हाइब्रिड चावल एक उच्च उपज देने वाले चावल की उत्पादकता बढ़ाने की सबसे प्रभावी तकनीकी है। हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन प्रणाली में 2 और 3 लाइन प्रणाली शामिल हैं। चावल के संकरों को विकसित करने के लिए 3 लाइन मेथड या साइटोप्लाज्मिक जीनिक मेल स्टेराइल सिस्टम को सबसे प्रभावी आनुवांशिक उपकरण मान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर बनेगा। पहला उभयलिंगा श्रेयी और तीसरा है स्त्री पूर्वता और फिर चौथा है पुम पूर्ववर्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, बीज रहित फल सीडलेस फ्रूट बनने को क्या कहा जाता है? हर्कोगैमी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोजेनिस कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी द्वारा फलित फल प्रायः बीज रहित होते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत से पौधों में बीज रहित फल अनिषेक फलित नहीं होते हैं, बल्कि उसमें निषेचन के उपरांत भ्रूण के नष्ट होने से यह परिस्थिति पैदा होती है और इस प्रकार से अनिषेक फलन बीज रहित फल होना पृथक रूप से 2 घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे जीन जो अन्य जीनों की अभिव्यक्ति का दमन करते हैं अथवा उसे बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 32 का। तो 32 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभावी जीन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? तो जीन के लिए जीन परिकल्पना क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परपोषी के प्रत्येक रोधिता जीन के लिए रोगजनक में एक विशेष उग्रता जीन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n+1 होगी। 2n+1 एकाधिसूत्री। और 2n+2 की बात करें जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, द्विअधिसूत्री है। और यदि हम बात करें 2n-1 ये एक न्यून सूत्रता है और ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सोमेटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नीरू मीरू एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है और इस कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन का कार्य, वित्तीय संसाधन जुटाना, क्षेत्रों का प्राथमिकता निर्धारण, गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 38 है, पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम क्या है? जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहने
बहते पानी के अंदर है। तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबमर्ज ऑरिफिस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। पानी के प्रवाह के नापने के यंत्र का नाम सबमर्ज ऑरिफिस है, जब जल प्रवाह ऑरिफिस से निकलने वाली धारा बहते पानी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में, बूंद बूंद सिंचाई में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंद बूंद सिंचाई में। बूंद बूंद सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें सिंचाई पौधे के जड़ भाग में होती है और इसलिए इसमें पानी की जो बचत है 50 से 70% तक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो टपक सिंचाई आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्रों के लिए। टपक सिंचाई सबसे, तो यहाँ पे टपक सिंचाई शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 में। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्य मृदा का अध्ययन करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बनाने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है मटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची सतह, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंची नीची सतह, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में स्थिर रहता है और वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो औसतन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 44, कौन सा जैविक उर्वरक इनमें से नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीफ्लैक्स, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला है। तो मृदा में अधिकता से पाया जाने वाला इनमें से क्या है? वायरस है, कवक है, सूक्ष्मजीवी है, केचुआ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्मजीवी। मृदा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या बैक्टीरिया की होती है और उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। तो मृदा में मुख्यतः बात करें तो बैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी, निमेटोड, प्रोटोजोआ आदि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पाई जाती है तो कितने % पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.25% कार्बन की मात्रा होती है और फसलोत्पादन में सभी कृषि क्रियाएं इसी परत में होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं? निचली पत्तियों पर, बीच की पत्तियों पर, अंत की पत्तियों पर, सभी पत्तियों पर। तो यहाँ पर 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत की पत्तियों पर। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पौधों में कैल्शियम की कमी के लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर अग्रिम कलिका सूख जाती है और कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं, जड़ों का विकास अपूर्ण होता है और नई ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक या मुड़कर सिकुड़ जाते हैं या सुकड़ी नज़र आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, दोषपूर्ण जल निकास से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। तो 48 का आंसर हो जाएगा, लगातार फसलों के उगाने से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, नहरों के आसपास वाली भूमियां लवणी हो जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होते रहते हैं, जिससे वहाँ की भूमि लवणी हो जाती है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदाएँ होती हैं, इनमें से आपको बताना है।
तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, तो 15 का यहाँ पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तरीय मृदाएं। स्तरीय मृदाएं जलोढ़ मृदाएं होती हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, निम्न में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो आपको बताना है करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, असहभागिता का सिद्धांत। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा इनमें से? तो राइट आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति संपर्क। प्रसार में व्यक्तिगत संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता किस पर आधारित है? तो 54 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाभार्थियों की भागीदारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 55 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा IRDP, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में चलाया गया और इस कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट की लागत हेतु सरकार व व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के तहत कृषि क्षेत्र में वित्त की समस्या दूर करने के लिए अक्टूबर 2023 तक कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 37 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है? थोक मूल्य निर्धारित करता है, फुटकर मूल्य निर्धारित करता है, समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। CACP की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यक्रम है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, CACP कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, खरीद या वसूल मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देता है, परंतु केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद में। विपणन और निरीक्षण निदेशालय वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्य कार्यालय फरीदाबाद हरियाणा में, शाखा मुख्य कार्यालय नागपुर महाराष्ट्र में और 11 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पारंपरिक कृषि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, नीचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से प्रगतिशील कृषि, ऊंचे स्तर वाली पूंजीगत टेक्नोलॉजी। तो उपयुक्त कथन कृषि के विकास के चरणों के संबंध में किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टोडा प्रजाति है, महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडा प्रजाति जो है भैंस की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊँटनी में बच्चा
जनने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? काविंग कहलाती है, किटिंग कहलाती है, फोलिंग कहलाती है, फरोइंग कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोलिंग कहलाती है। ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया को फोलिंग कहते हैं, और गाय और भैंस में बच्चा जनने की क्रिया को काल्विंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और मुर्गी में बच्चा जनने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 64। असील एक नस्ल है, यहाँ पर आपको बताना है असील किसकी नस्ल है? बत्तख की है, टर्की की है, मुर्गी की है, गिनी फाउल की है? तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असील एक नस्ल मुर्गी की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है लखनऊ में, ऑप्शन बी है बीकानेर में, ऑप्शन सी है पौंडीचेरी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौंडीचेरी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, गठन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट पेश की, और इसके बाद ही सन 1974 में पौंडीचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। जुलाई 2022 तक यदि हम बात करें तो कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र भारत में हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो 89 कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौंडीचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड और एल्युमिनियम फास्फाइड चूहा मारने की सबसे उपयुक्त दवा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विचरण खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झूमिंग खेती, इसका राइट आंसर बनेगा। झूमिंग खेती यह खेती की ऐसी विधि है जिसमें लगातार एक ही प्रकार की फसलें एक ही भूमि से ली जाती हैं, और इससे वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वहाँ की खेती करने वाले लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर खेती करने लगते हैं, और इस तरह यह क्रिया एक प्रकार का विचरणी शिफ्टिंग हुआ, और इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 में। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम वर्ष 1914 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है वर्षा की तीव्रता से, वर्षा की परिवर्तनशीलता से, वर्षा का वितरण से, ऑप्शन डी है कुल वार्षिक वर्षा से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा की तीव्रता से। भूक्षरण ज़्यादातर वर्षा की तीव्रता से प्रभावित होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि संरक्षण प्रधानता किस पर अवलंबित है? न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा पर, अवशेषों से ढकी मृदा पर, फसल विविधता पर, उपयुक्त सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हल के आकार की इकाई होती है, सेंटीमीटर होती है, किलोग्राम होती है, ज्वाइंटर होती है, टन होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है हल के आकार की इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटीमीटर होती है। हल के आकार की इकाई सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैंग कोण के द्वारा, घुमाव कोण के द्वारा, डिस्क कोण के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा, गैंग कोण के द्वारा। डिस्क हैरो की भेदन गहराई गैंग कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है,
एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है क्या कहलाता है? केंद्रक बीज कहलाता है, प्रजनक बीज कहलाता है, आधार बीज कहलाता है, प्रमाणित बीज कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रक बीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं, किसके द्वारा बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है? ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से, ट्राइफेनाइल फार्मजॉन से, कार्बन टेट्राफेनाइल से और टेट्राजोलियम क्लोराइड से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ ISTA 1924 में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की बात करें IBPGR की बात करें तो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1974 में रोम इटली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? आपको यहाँ पर बताना है, 100 बीजों का होता है या 1000 बीजों का, 10,000 बीजों का या 10 बीजों का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 बीजों का भार। किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट वेट कहते हैं, अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा वही उस फसल का टेस्ट भार होगा। गेहूं का टेस्ट वेट की बात करें तो 40 ग्राम होता है, धान का टेस्ट वेट की बात करें तो 25 ग्राम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीज कीटाणु शोधन, बीज संक्रमण शोधन, बीज रक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीज संक्रमण शोधन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज संक्रमण शोधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमाणित बीज। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आधारी बीज की बात करें तो बीज उत्पादन कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अंतः कृषि किया जाता है मिट्टी में हवा का संचार करने के लिए, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु अंतः कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं? सरसों है, सूरजमुखी, कुसुम, मसूर। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कुसुम, इसका राइट जवाब बनेगा। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थापित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थापित है, नई दिल्ली में स्थापित है, करनाल में स्थापित है या बीकानेर में? आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल में स्थापित है। जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापक्रम इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। विश्व के मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल, गेहूं, मक्का के बाद चौथा स्थान आलू का है, और इसका जन्म स्थान की बात करें तो पेरू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को किस
यहाँ पर आपको फिल करना है किस पर काटा जाता है। अपरिपक्व को हरी दशा में, परिपक्व को हरी दशा में, आधी पकी गुलाबी दशा में, लाल पकी दशा में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल पकी दशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है यहाँ पर, अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भंडार गृह की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, सभी दरारों, छेदों और बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद करना चाहिए। इस जगह को BHC 50% WP को 1:25 के अनुपात में लीटर घोल के प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए। तो ये सभी जो ऑप्शन से राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिनर्जिल, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति इनमें से कौन सी है। ज्वालामुखी है, SH 3322 है, KB SH1 है या सूर्या है। तो सूरजमुखी की संकुल प्रजाति की बात करें तो सूर्या है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है। कपास, फूलगोभी, सरसों, ज्वार। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरसों। गेहूं के साथ चना, मटर, जौ, सरसों के अतिरिक्त आजकल आलू भी बोया जा रहा है दोस्तों। और गन्ने के साथ गेहूं बोने के लिए गन्ना अक्टूबर में बोते हैं और गन्ने के 2 कतारों के बीच 2 से 3 कतार गेहूं बोते हैं। आलू की 2 कतारों के बीच 1 कतार गेहूं बोते हैं और गेहूं की 10 लाइन के बाद 1 लाइन सरसों की बुआई करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मृदा है, जलवायु और सिंचाई का प्रबंधन, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। कैटकिन कहलाता है, हेड कहलाता है, कर्ड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फूल गोभी का पुष्पक्रम कर्ड कहलाता है। और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइकलेट कहते हैं। और फूल गोभी का कर्ड एक संशोधित पुष्पक्रम है जिसका सेवन सब्जी के रूप में किया जाता है। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया प्रजाति से संबंधित है जो ब्रेसिकेसी परिवार से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गूदेदार पौधों में सरंध्र खुलते हैं, दिन के समय खुलते हैं या रात्रि के समय, प्रातःकाल, बिल्कुल नहीं खुलते। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूदेदार पौधों में सरंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए रंध्र रात के दौरान खुले रहते हैं और दिन के दौरान बंद रहते हैं। इस प्रकार के रंध्र को स्कोटोएक्टिव रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, C3 पौधों का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो C3 पौधों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंगफली, आलू, गेहूँ, सोयाबीन, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको बताना है ऑक्सीजन किससे आता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H2O, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है। मिट्टी में उपस्थित सुराई, हवा द्वारा आने वाली सुराई, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा, बीज के बाह्य भाग में उपस्थित संक्रमण द्वारा। तो 29 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा। गेहूं का कंडवा रोग आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा फैलता है। और अनावृत कंडवा रोग, लूज स्मट ऑफ वीट की बात करें तो अस्ट्रेलागो नोडा टिटसी द्वारा होता है और इसके रोकथाम के लिए बीज को वीटावैक्स या वाविस्टीन नामक रसायन से 25 kg की दर से उपचारित करना चाहिए। और गेहूं में होने वाले अन्य रोग की बात करें तो गेहूं का रोली अथवा गेगई रोग और करनाल बंट और टुंडू रोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कायिक प्रवर्धन है, बीजों द्वारा नए पादप का उगना, मुकुलन है या ए तथा बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजों द्वारा
नए पौधे का उगना। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना, प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही अनुक्रम आपको बताना है दोस्तों। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है सही जवाब बनेगा। जनकों का मूल्यांकन, विपुंसन, परागण, थैली चढ़ाना और टैग लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मियोसिस पाया जाता है। तो मियोसिस किसमें पाया जाता है? नई कोशिकाओं में, वानस्पतिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में मियोसिस पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस पर वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतत कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती है और जिसमें आनुवांशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होता है। यह जनन कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन यौन कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसेप्सिस क्या है? तो एसेप्सिस आपको बताना है इनमें से क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकारानुसार श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन प्रकार के। अगुणित एन युग्मकों की उत्पत्ति जो निषेचन के बाद द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं और इस स्पीशीजों में क्रोमोसोम की संख्या अचर रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? थोरियम पाया जाता है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, उपयुक्त सभी। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पदार्थ पाए जाते हैं, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 37, निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से आपको नहीं बताना है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंजर भूमि में वृद्धि। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनी वाटरशेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग सही आंसर का चयन करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 100 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबिक तो एक दिन में कितना जल बहेगा? तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.64 हेक्टेयर मीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबिक है जो एक दिन में 8.64 हेक्टेयर मीटर जल बहेगा। तो ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है मटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची सतह, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंची नीची सतह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिका जल। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का केशिका रूप होता है और इसका प्रयोग पौधे मृदा से जल को पत्तियों तक पहुँचाने में करते हैं जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? गृह मंत्रालय रखता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय रखता है, मुख्यमंत्री कार्यालय, कोई नहीं। तो यहाँ पर 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग रखता है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? निकिल है, गंधक है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है। तो यहाँ पर 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एजोफिकेशन क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एजोफिकेशन क्या है इनमें से आपको बताना है। तो 44 के आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण की क्रिया को एजोफिकेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
एजेटोबैक्टर करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? सहजीवी प्रक्रम द्वारा, असहजीवी प्रक्रम द्वारा, दोनों ए और बी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहजीवी प्रक्रम द्वारा। एजिटोबैक्टर असहजीवी बैक्टीरिया है जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्वाह करके ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते। इसका प्रयोग प्रायः अदलहनी फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार। तो यहाँ पर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोना के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट से संयुक्त होकर बना है और इसको किसान खाद और सोना के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, ओ हॉरिजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ हॉरिजन। मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ केवल ओ हॉरिजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में K2O की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है म्यूरेट ऑफ पोटाश में। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60% होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश एक पोटैसिक उर्वरक है जिसे पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है और इसमें K2O की मात्रा की बात करें तो 60% पाई जाती है। यह सबसे प्रमुख पोटैसिक उर्वरक है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ना, आलू, टमाटर आदि फसलों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निछालन के दौरान नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, जल के घोलक के रूप में। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों। आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में। निछालन के दौरान नाइट्रोजन की सबसे अधिक हानि नाइट्रेट के रूप में होती है, NO3 नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? पुरानी एलुवियल मृदा क्या कहलाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बांगर। पुरानी एलुवियल जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई एलुवियल जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? करके सीखना है, देख कर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य करके सीखना है। करके सीखना शब्द समूह का प्रयोग 1966 ईस्वी में जॉन डेवी ने किया था। तो जॉन डेवी ने किया है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इनमें से आपको बताना है 2 अक्टूबर 1952 को इनमें से कौन सा प्रवर्तित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करें तो 2 अक्टूबर 1953 और एकीकृत समन्वित ग्राम विकास, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसकी बात करें तो 1978 में, 2 अक्टूबर 1978 में, और प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली 1974 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 1974 में। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? तो दूरदर्शन आपको बताना है किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य सामग्री है। दूरदर्शन एक श्रव्य दृश्य प्रकार की शिक्षण सामग्री है। इसमें आँख और कान दोनों इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन है। और दृश्य की सामग्री की बात करें तो मूक फिल्म, ग्राफ और चित्र होते हैं। और श्रव्य दृश्य सामग्री वीडियो है, दूरदर्शन फिल्म इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? तो यहाँ पर 54 का आप लोग आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है इनमें से? तो 56 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.1% है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उच्च किस्म उपज कार्यक्रम आपको बताना है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो 57 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। उच्च किस्म उपज प्रोग्राम 1966 में शुरू की गई और जिसने खाद्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में सहायता प्रदान की। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्म के साथ साथ उचित खाद्य उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा, आधुनिक कृषि यंत्रों के सामंजस्य से भारत में हरित क्रांति संभव हो सका है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। कारण आर है, किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 59, विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह इनमें से आपको बताना है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रय एवं विक्रय। क्रय एवं विक्रय ऐसे विपणन के कार्य हैं जो बाजार के विस्तार में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोसरफ के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास के चरण इनमें से आपको बताना है। पहला दिया गया वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, दूसरा झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि वाला चरण, वार्षिकी फसलों वाला चरण, एक से अधिक फसलों वाला चरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जमुनापारी का मूल निवास इनमें से आपको बताना है। जमुनापारी का मूल निवास क्या है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है और बकरी द्विउद्देशीय होती है, इसे मीट और दूध के उद्देश्य से पालते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? तो गाय से भ्रूण का निष्कासन काल्विंग कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय के दूध में कैसीन की मात्रा होती है, कितने % होती है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 3%। गाय के दूध में 3% कैसीन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री का संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्ट्रिप कब जांच की जाती है? किस दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और आप लोग अंत में चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में आपसे सही हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भाग फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, उत्पादों के अच्छे मूल्य से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है तो लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, निम्फ अवस्था में, मैगट अवस्था में। तो यहाँ पर आपको बताना है किस अवस्था में गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्भ अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। गेहूं का खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है दोस्तों और कोलेप्टेरा गण के अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। इनमें से आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ऑप्शन बी है होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया,
ऑप्शन सी है स्पोडोप्टेरा लाइटूस, ऑप्शन डी है बमेसिया टबेसाई। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की बात करें तो ये जो चने की सूंडी का वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया स्पोडोप्टेरा लाइटूस, और ये कारब वर्ग का वैज्ञानिक नाम है। और सफ़ेद मक्खी की बात करें तो बमेसिया टबेसाई, ये सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कैनाल, ऑप्शन बी है टनल, ऑप्शन सी है माउंड, ऑप्शन डी है केव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट इसका राइट जवाब हो जाएगा। दीमक के निवास स्थान को माउंट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुभाने एवं चूसने वाले। पायरिल्ला कीट में चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, और इसके अलावा हेमिप्टेरा गण के सभी कीटों में चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्रारूप को, खिंचाव को, आशोशक्ति को, जोर को। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खिंचाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, हैरो यंत्र है, प्राथमिक भूपरिष्करण है, न्यूनतम भूपरिष्करण है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हैरो एक द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है, मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं वह द्वितीय भूपरिष्करण होते हैं। और हैरो जुते हुए खेत की घास पात निकालने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खेत की पपड़ी तोड़ने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अनाज की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज की मिलिंग में थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अनाज की बुआई में बात करें तो अनाज की बुआई में सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और फसलों की कटाई की बात करें तो फसलों की कटाई में रीपर, कंबाइन और मोवर, हंसिया का प्रयोग किया जाता है। और अनाज की मिलिंग में थ्रेसर, कंबाइन का प्रयोग किया जाता है। और भूमि को समतल करने के लिए पटेला, स्क्रैपर्स का प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा, फास्फाइड द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोराइड द्वारा बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। तो यहाँ पर सीड रेट आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धान की बीज दर की बात करें तो महीन चावल की किस्मों में बीज दर की जो आवश्यकता होती है वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। और मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और मोटे दाने वाली किस्मों के लिए बात करें तो 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और संकर धान की बात करें तो संकर धान के लिए 15 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप SRI विधि से बुआई कर रहे हैं तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं तो किस में अपनाई जाती है? प्याज में, आलू में, गन्ने में, टमाटर में। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आलू में। आलू में सीड प्लांट तकनीकी 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी और इस विधि से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीक आलू के बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है सफ़ेद, पिंक, हरा, पीला। तो आप लोग आंसर दीजिए, ग्रोवर के लिए टैग का रंग किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोवर के लिए टैग का रंग पिंक यानी कि गुलाबी होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है इनमें से टेट्राजोलियम परीक्षण, अंकुरण का परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण, पौरुष का परीक्षण। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्राजोलियम परीक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल में। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और धान की बात करें तो धान का जीन बैंक कटक है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। और आलू का जीन बैंक शिमला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और दालों की बात करें तो कानपुर में इसका जीन बैंक है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संपूरक, राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है यहाँ पर, अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है, शून्य होता है, एक से कम, एक होता है या एक से अधिक होता है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अंतःफसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER का मान 1.0 से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन बी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। जैम और जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और जैसे कच्चा सेब है, अमरूद है, करौंदा और बेल, इन सभी से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? ऑप्शन ए है जेली बनाना, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है जमाना, ऑप्शन डी है धूप में सुखाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूप में सुखाना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। धूप में सुखाना फल एवं सब्जियों के संरक्षण की स्थायी परीक्षण विधि है और इस विधि में फल व सब्जियों को धूप में सुखाते हैं और यह विधि सबसे सस्ती विधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जूट का अधिक उत्पादन होता है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको बताना है जूट का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो 21 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और दूसरा स्थान बिहार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीनतम फसल इनमें से कौन सी है। मक्का है, आलू है, गेहूं है, धान है। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं प्राचीनतम फसल मानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है। तो अंतर्वर्ती फसल आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मूंग। मूंग अंतर्वर्ती फसल है और अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो 24 के क्वेश्चंस की बात करें तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। पानी में खेती करने अर्थात बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है और इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक्स कहलाता है। न्यूट्रोपोनिक्स ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का में परागण का ढंग तरीका इनमें से कौन सा है। स्वपरागण है, वानस्पतिक प्रजनन है, पर परागण है, कोई नहीं। तो आप लोग 25 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर परागण। मक्का में पर परागण का ढंग है और पर परागण होने वाले अन्य फसलें की बात करें तो पपीता है, मक्का, डेट पाम, टमाटर, सेब, इन सभी में परागण पर परागण के माध्यम से होता है। और स्वपरागित फसलों की बात करें तो मटर है, सूर्यमुखी है, और वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलों की बात करें तो आलू, अदरक, गन्ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधा जो फोटो शोषण नहीं करता है वह इनमें से कौन सा है। मटर है, गेहूं है, धान है, मक्का है। तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 26 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का। मक्के के पौधे में फोटो शोषण की क्रिया नहीं संपन्न होती है, फोटो शोषण की क्रिया C3 पौधों में होती है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा, C3 पौधों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है। स्टोमेटा एवं वेंस में, स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में, वातरंध्रों एवं सेपल्स में, वातरंध्रों एवं जल रंध्रों में। तो यहाँ पर 27 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा एवं वातरंध्रों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, ये सभी। तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश में। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण भाग है और प्रकाश संश्लेषण उच्चतम होने का क्रम की बात करें तो लाल प्रकाश में, उसके बाद नीला प्रकाश और उसके बाद हरा प्रकाश। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें। पत्ती में, परागकोश में, तने में, जड़ में। तो आप लोगों को बताना है इसमें अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, परागकोश में। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की बात करेंगे। ट्रिटिकेल है एक, इनमें से आपको बताना है अंतर प्रजाति संकरण है, अंतरा प्रजाति संकरण है, अंतर जेनेरिक संकरण है, अंतरा जेनेरिक संकरण है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर जेनेरिक संकरण है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है स्वनिषेचन, ऑप्शन बी है पर निषेचन से, ऑप्शन सी है असंग जनन से, ऑप्शन डी है संग जनन से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, असंग जनन से, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक
परागण का अनुमोदन करती हैं? उभयलिंगाश्रयी, और यहाँ पर सेकेंड दिए गए अनुन्मूल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटोनड्री। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम इनमें से कौन सा है? आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन्स। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर केबिनों में, शीत संरक्षण में जहाँ अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक है, एयर कंडीशन भवनों में। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। जीन बैंकों में बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशी सहिष्णु, खरपतवारनाशी सहिष्णु इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कीटनाशक सहिष्णु इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है इनमें से? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मार्स गैस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोग 36 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 36 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनिकीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 38 का। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है वह क्या कहलाती है? इनमें से जल संग्रहण कहलाती है, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है, खेत, तालाब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हायरिंग वीन प्रणाली का संबंध इनमें से आपको बताना है किससे है? सिंचाई से है, जल निकास से है, स्राव विधि से है, किसी से नहीं। तो हायरिंग वीन प्रणाली का जो संबंध है वो जल निकास से है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? तो समुच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं, समुच्च सिंचाई कहते हैं, नियंत्रित सिंचाई कहते हैं, बेसिन सिंचाई कहते हैं। तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इनमें से छादन कृषि है, समुच्च जुताई है, आवरण सस्य है, उचित सस्यावर्तन है। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुच्च जुताई इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 43 है, गोबर की खाद में कार्बन रेशियो नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए। तो गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किससे कम होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40
इसका राइट जवाब बनेगा 40 से। गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30:1 होता है, जो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? निसंचालन कहलाती है, खनिजीकरण कहलाती है, स्थिरीकरण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निसंचालन कहलाती है। निसंचालन क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट जवाब हो जाएगा। निसंचालन यह एक लवणीकरण प्रक्रिया का ठीक उल्टा प्रक्रम है और इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में उपलब्ध जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में यदि हम बात करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो 45 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 300 से 325 कुंटल, इसका राइट जवाब बनेगा। सनई एक रेशे वाली फसल है और जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी खाद प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और ढैंचा एक प्रमुख हरी खाद की फसल है जिसके उत्पादन से 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश प्राप्त होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है तो कितने परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए है 36%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 18%, ऑप्शन डी है 24%। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। 46 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18%, इसका राइट जवाब बनेगा। पोटेशियम सल्फेट में 50% K2O 50%। सल्फर की बात करें तो 12 से 18% सल्फर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। 47 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम सल्फेट में सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्रम बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है और इसमें 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। और इसमें 50 से 58% तक कार्बन और 5 से 8% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो होता है 10:1 होता है दोस्तों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है इनमें से? उर्वरता स्तर है, पीएच का मान है, गठन है या संरचना है? तो 49 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गठन। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन होता है और मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट और क्ले के होते हैं और मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा बनी है तो मृदा आपको बताना है किससे बनी होती है? जल से, ठोस व गैस से, ठोस से, जल, ठोस व गैस, तीनों से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल, ठोस व गैस तीनों से मृदा बनी होती है दोस्तों, तीनों से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा शब्द यहाँ पर आपको फिल करना है में पहली बार इजाद हुआ था तो कहाँ पर इजाद हुआ था? यूएसए में, यूके, जापान, भारत। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 51 का राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में। प्रसार शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग की बात करें तो 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था और विश्वविद्यालय यूके प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के शैक्षिक लाभों की
आम लोगों तक पहुंचाना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष में। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और जिसकी सहायता पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में आसानी होती है और कृषि में किसी अवयव की घटोत्तरी या बढ़ोतरी का ज्ञान हो जाता है और इसमें कुल सिंचित क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, कृषि कार्य में लगे लोग, कृषिगत उत्पादन आदि की जानकारी लेते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको बताना है किस पर निर्भर करती है? कृषि प्रसार से, प्रबंधन से, मृदा विज्ञान से, कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि प्रसार की सफलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है यहाँ पर, शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम इनमें से कौन सा है? प्रसार साहित्य है, बैठक आयोजन है, चलचित्र प्रदर्शन है, प्रदर्शन आयोजित करना। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चलचित्र प्रदर्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है, राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए वर्ष 1978 में चालू किया। जेआरवाई की बात करें, जवाहर रोजगार योजना, इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया। और RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है और इसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 1983 ईस्वी में ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। सेकेंड है, आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। उपयुक्त में से सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि एक प्रमुख रोजगार प्रदाता है और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को पाने के लिए कृषि सरकार का प्रमुख हथियार 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पाने का लक्ष्य 2027 निर्धारित किया गया है। और परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा और इसके लिए किसानों को कृषि संबंधित गतिविधियों को विज्ञान से जोड़ा जाएगा और आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा 2027। आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 57 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगामी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आपको बताना है कब प्रारंभ की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है इनमें से? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, 1 से 10 हेक्टेयर के बीच, 1 से 5 हेक्टेयर के बीच, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच छोटे किसानों की जोत सीमा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। छोटे किसानों की जोत सीमा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया है?
तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो 60 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुटज। सुटज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल इनमें से नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा अमृत महल। भारतीय गाय की दुधारू नस्ल साहिवाल, गिर देवनी, लाल सिंधी है और अमृत महल भारतीय दुधारू नस्ल की गाय नहीं है, क्योंकि अमृत महल एक भारवाही नस्ल है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62, कलिंग का अर्थ इनमें से आपको बताना है। घरेलू पशुओं की एक प्रणाली है, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली है, अनुत्पादन पशुओं की हटाने की एक प्रणाली है और सींग हटाने की प्रणाली। तो यहाँ पर 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुत्पादक पशुओं की हटाने की प्रणाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कलिंग शब्द के अर्थ की बात करें तो छटाई करना होता है। जब किसी पशु को उसके समूह से वांछित या अवांछनीय विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो उसे कलिंग कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए। 5%, 10%, 12%, 15%। तो आप लोग आंसर दीजिए 64 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। कुक्कुट के आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 200 ppm